फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार की कहानी है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है मुन्ना कुमार। कहानी ये पुरानी है, लगभग 20 साल 22 साल पहले की बात है। तो आइए चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के रूप में या इंस्टाग्राम पर। जैसी ही आपकी इच्छा हो आप मुझे भेज सकते हैं। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं मुन्ना कुमार की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना है, बिहार का रहने वाला हूँ। अब कुछ साल से मैं दिल्ली में आकर के काम कर रहा हूँ। ये जो मेरे साथ घटना हुई थी, मेरे साथ तो नहीं, मेरे बड़े भाई के साथ में। और ये घटना को लगभग 20 साल हो चुका है, 20-22 साल। जब हमारी उम्र 20-22 साल के आसपास रही होगी, और मेरे बड़े भाई का मुझसे थोड़ा ज़्यादा। आज जो हमारी उम्र है 50 के आसपास है, और हम पूरे परिवार के साथ में अब दिल्ली में रहते हैं, सेटल यहीं हो चुके हैं। ये जो घटना मैं अपने भाई को बताने जा रहा हूँ, ये घटना बहुत ही मेरे लिए डरावनी लगी थी। इस घटना को मैंने अपनी आंखों से एक बार देखा था, और तब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में इस दुनिया में भूत प्रेत नाम के चीज़ भी रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम खेतों में रखवाली करने जाते थे, रात के टाइम में फसल की रखवाली मचान पर। और उस रखवाली में मेरे बड़े भाई और मैं दोनों साथ ही रहते थे। लेकिन मैं आधी रात होते ही मुझे नींद आ जाती थी। अब मैं जब ठंडी ठंडी खेतों में हवा चलती मचान के ऊपर में, तो मैं जल्दी सो जाता था। मुझे जब नींद खुलती तब सुबह हो जाती। भैया मुझे उठाते कि चल छोटे, अब घर चला जाए। अब फिर हम घर दोनों आ जाते थे। अब इसके बाद जो खेतों की रखवाली देख रेख का काम मेरे जो पापा थे वो करते थे, और हम अब स्कूल जाया करते थे, पढ़ाई करते थे दोनों भाई। लेकिन अब जो उम्र हमारी, उस टाइम मैं पढ़ाई करने जाता था, अब मेरे बड़े भाई जो थे वो पढ़ाई छोड़ चुके थे। अब उनकी शादी की बातचीत चल रही थी। शादी करना चाहते थे पिताजी, ताकि हम पिताजी की बहू आ जाए और घर बार को संभाल ले, घर बार को देख रेख करें। यही पिताजी और माँ की इच्छा थी। लेकिन इसके लिए मेरे बड़े भाई जो थे बिल्कुल राजी नहीं थे। वो शादी के नाम से ही चिढ़ जाते थे, झगड़ा करने लगते थे माँ से, पिताजी से, कि मुझे कभी भी शादी नहीं करना है, मुझे कुंवारा ही रहना है, शादी बिल्कुल नहीं करना है। अब पिताजी भी एकदम गुस्सा हो जाते कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या ज़िंदगी भर कुंवारा रहना है। माँ भी डांटती भैया को कि तू ऐसी बात क्यों बोलता रहता है। अरे भाई, वक्त हो चुका है, और गांव में तो जल्दी शादी हो ही जाती है इतनी ही उम्र में। और हमारे माता पिता बड़े भैया की शादी करने के लिए आतुर थे। लेकिन बड़े भैया जो थे बिल्कुल शादी के नाम से ही भड़क जाते। अब इस बीच कई रिश्तेदार भी आए थे भैया को देखने के लिए, लेकिन भैया उनसे मिलते भी नहीं थे, दूर भाग जाते थे। उनको पता लग जाता था कि कोई रिश्तेदार आया है शादी का बात करने के लिए, तो घर में आते तक नहीं थे, और शादी ऐसे ही टूट जाती थी। अब पिताजी, मम्मी, हमारे घर के लोग सारे परेशान थे, और मुझे भी ये खबर लग चुकी थी कि भैया शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सोचा कि उनका निजी मामला है, शायद अभी ना करना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, या फिर कोई लड़की उनको पसंद हो और कोई रिश्तेदारी में, शायद इसीलिए वो शादी के लिए मना कर रहे हैं। अब मैं भैया का दिल टटोलने लगा कि भैया जब भी रिश्ता आता है आप घर आते नहीं हो, बात क्या है, क्या कोई लड़की पसंद आ गई है कोई रिश्तेदारी में। तब वो मेरी तरफ देख करके डांटने लगते और कहते कि इस विषय में तुम मेरे से बात मत करना।
नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। मैं डर जाता था, आखिर बड़े भाई थे। अब फिर मैं पूछता नहीं। लेकिन ऐसा करते करते ना जाने कितने रिश्तेदार आए, कितने रिश्तेदार चले गए। एक तरह से तो गांव में बड़ी बेइज्जती सी हो रही थी कि आखिर मेरे बड़े भाई शादी क्यों नहीं कर रहे। जरूर लड़के में कोई कमी है, तभी तो करना नहीं चाहता। इस जो बदनामी हो रही थी, मैं उस बदनामी को झेलना नहीं चाहता था। मैं भैया से अब पूछ रहा था, मेरे माता भी पिता भी पूछते रहते कि क्यों नहीं शादी करेगा, क्यों नहीं करना चाहता शादी, कोई रीजन एक तो बता दे। अगर तुझे कोई रिश्तेदार में लड़की पसंद है तो उसके बारे में बता दे, हम जाके उससे रिश्ता मांग लेंगे। लेकिन भैया बिल्कुल मना कर देते, कहते कि मुझे शादी करना ही नहीं है, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो। अब इस बात का कोई अंत तो था नहीं। आखिर घर के लोग थक हार चुके थे, अब काहे के लिए रिश्ता कोई आने जाए। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर भैया ऐसा क्यों करते हैं। और जब भी पूछने का कोशिश करता तो भैया नाराज हो जाते, मैं डर जाता। आखिरकार फसल का सीजन आ चुका था और हम अपने खेतों में रखवाली के लिए अब जा रहे थे। जब फसल का टाइम नहीं होता, फसल कट जाता, तो हमें रखवाली के लिए जाना नहीं पड़ता था, हम अपने घर पर ही सोते थे। अब फसल आया हुआ था, फसल का टाइम था और हम मचान पर अब सोने के लिए जा रहे थे। अब वही था कि जैसे ही मैं आधी रात होता, ठंडी ठंडी हवा चलती, अब मुझे नींद तो आ जाती थी। अब मैं सो जाता था। मैं देखता था कि भैया बैठे रहते थे मचान के ऊपर में, जहाँ मैं सोया रहा था उसके बगल में, वो जागते रहते थे। आखिरकार जब सुबह मेरी आँख खुलती तब मुझे वही उठाते थे कि छोटे चल अब घर पर, बहुत हो चुका, अब घर पर जाके आराम कर। और हम घर। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया था। अब मुझे एक रात जब हम मचान पर थे दोनों भाई, अब मैं सो चुका था। ना जाने मुझे उस रात बाथरूम लगे और बाथरूम के लिए मैं उठा। जब उठा ना तो वहाँ पर मचान के ऊपर में मेरे भाई साहब थे ही नहीं। मचान बिल्कुल मेरे अलावा कोई था ही नहीं, खाली पड़ा था। तो आखिर इतनी रात को मेरे बड़े भाई गए तो कहाँ गए। मैं परेशान था। अकेले मुझे खेत वाले इलाके में डर भी लगता था। मैंने सुन रखा था कि आसपास में भूत चुड़ैल भी घूमते रहते हैं और मैं डर जाता था। और उस रात अपने आप को अकेला पा करके मैं तो एकदम डर ही गया। मैं भैया को देखने लगा, भैया का कहीं आता पता नहीं चल रहा था। मैं आवाज भी नहीं निकाल रहा था डर से, मेरी ऐसी हालत हुई पड़ी थी। और तभी मैं खेत की तरफ देखने लगा इधर उधर, और एक जगह पर मुझे कुछ नजर आया। और वो जो नजर आया, मैं उस चीज को पहचानने में लग गया। अब जो मैं काफी देर तक उस अंधेरे में देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि वो जो कुछ नजर आ रहा है मेरे बड़े भाई ही हैं, लेकिन उनके साथ में कोई और भी है। मैं वो देख करके हैरान हो गया था रात के वक्त में। अब मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन हो सकता है। मचान से मैं अब डरते डरते नीचे उतरा जमीन पर और उस तरफ जाने लगा जिधर हमारे भैया किसी के साथ में बैठे हुए थे खेतों के बीचों बीच में। और मैं आराम से पौधों को बिना आवाज किए अब पार करते हुए उस जगह पर पहुंचने लगा। जब बिल्कुल फासला कम था, अब मैं तब रुक गया। देखा कि मेरे भैया बैठे हुए हैं और उनकी गोद में एक लड़की, जवान लड़की लेटी हुई है। अब भैया उसकी जुल्फों से खेल रहे हैं। वो लड़की देखने में बड़ा की खूबसूरत, लंबी चौड़ी लड़की, गोरी चिट्ठी, कपड़े भी बहुत महंगे पहने हुए, और हमारे आसपास की गांव के तो कोई थी ही नहीं। मैं तो सब आसपास की लड़का लड़कियों को जानता रहता था। ये लड़की हमारे आसपास की गांव की बिल्कुल नहीं लग रही थी। आखिर ये किस गांव की लड़की है? इसीलिए भैया शादी के लिए मना कर रहे हैं। इसी लड़की से शायद भैया का चक्कर चल रहा है। मैं समझ चुका था। मैं कुछ देर देखता रहा। मैं सोचा कि क्या उनके सामने चला जाऊं, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं भैया मेरे ऊपर नाराज ना हो जाए। लेकिन अब मैं जान चुका था भैया का राज, कि भैया क्यों नहीं शादी करना चाहते।
इसी लड़की के कारण इसके प्रेम में पड़े हुए हैं और तभी वो शादी से बार बार इनकार करते हैं। आखिर ये लड़की कौन है? हमारे आसपास के गांव की तो नहीं है, जरूर ये कोई शहरी लड़की होगी और यहाँ कैसे आ गई है, और वो भी आधी रात को। मुझे यही शक जो था मुझे अब मजबूर कर रहा था वहाँ पर जाने के लिए। अब मैं हिम्मत जुटाया और अचानक भैया के सामने जा कर के खड़ा हो गया। और जैसे ही भैया के निगाह और उस लड़की की निगाह मेरे ऊपर पड़ा, वो लड़की जल्दी से उठी और कपड़े अपना सही करते हुए अंधेरे के साइड खेतों के अंदर हाथ दौड़ पड़ी, भागती चली गई दूर तक। अब जैसे आवाज आ रही थी उसकी जाने की। अब भैया उठकर खड़े होकर एकदम गुस्से में बिफर रहे थे, मुझे डांट रहे थे, मुझे बहुत धमका रहे थे कि तेरी हिम्मत कैसी हुई छोटे कि तू मेरे पास में आया। देख वो भाग गई ना, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तू क्यों आया छोटे, यहां पर क्यों आया? तूने सब काम खराब कर दिया छोटे। भैया मुझे गुस्से में डांट रहे थे और मैं भी अब डर चुका था भैया का डांटता हुआ देख करके। अब मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बाद में भैया से पूछ लेता कि रात वाली लड़की कौन है, तब भैया जरूर बताते अगर बताना होता तो। लेकिन मैं उनके सामने जाकर के सारा खेल खराब कर चुका था। भैया गुस्से में थे और मुझ पर ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। और आखिरकार भैया कहने लगे, जा तू मचान पर, जा यहां से। और मैं डरता हुआ फिर भागता हुआ मचान पर आ गया। भैया उसी जगह पर है, वो मेरे पीछे पीछे नहीं आए। आखिरकार मचान पर आकर के अब मुझे काहे के लिए नींद आई। अब मैं जागता ही रहा और उस तरफ देखने का कोशिश करने लगा जहां पर भैया दिख रहे थे, लेकिन अब भैया मुझे नजर नहीं आ रहे थे। ना तो वो लड़की और ना भैया, ना जाने अब कहाँ चले गए थे। अब पूरी रात निकल चुकी थी, सुबह होने जा रहा था और तब भैया अब एक पगडंडी से आते हुए दिखाई पड़े। और वो पगडंडी जानती है किधर से आ रही थी? शमशान घाट से। हमारे खेत से कुछ दूरी पर एक शमशान घाट था और वो पगडंडी उसी जगह से आ रही थी। अब मैं उस भैया को उस पगडंडी से आते हुए देख हैरान था कि वो रास्ता तो शमशान घाट वाला है, हमारे गांव का ही शमशान घाट है। भैया उस तरफ क्यों गए थे? वो तो हमें मना करते थे कि देख छोटे, उस रास्ते पर कभी रात के जाना मत, वहाँ पर। भैया जब मेरे पास में आए और अभी भी उनकी आंखें गुस्से में थी, जैसे लग रहा है कि भैया दारू का सेवन किए हुए हैं, ऐसे ही उनकी आंखें दिख रही थी। आज जब मैं उनको देखा तो अभी भी गुस्से में लग रहे थे। अब मुझे धमका रहे थे कि देख छोटे, जो तूने देखा है ना, घर में किसी को बताने की हिम्मत मत करना, कोशिश भी मत करना, नहीं तो छोटे तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और इसलिए मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बात यहीं पर ख़त्म कर, घर में गांव में मम्मी पापा से किसी से बताने की कोशिश मत करना, इतना कृपा कर दे। भैया का वो चेहरा देख करके अब मैं पसीज गया था। डरा भी रहे थे और एक तरह से अनुरोध भी कर रहे थे। मैं उनकी मनोस्थिति समझ रहा था कि भैया क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने सर हिला करके भैया को सहमति दिया कि हाँ भैया, मैं बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम घर पर, अब आखिरकार इस बात को मैं भूलने लगा था। अब रात में हम आते उस जगह पर, उस मचान पर, अब रखवाली करने के लिए। अब ये जो भैया वाली बात थी, मैं घर में किसी को नहीं बताया था। अब हमेशा की तरह हम दोनों भाई मचान पर आने लगे और वही होता था कि जैसे आधी रात होती थी और जैसे ही हवा चलती थी, मैं ना जाने कैसे मुझे नींद आ जाती थी। ना चाहते हुए भी मैं सोना भी नहीं चाहता था और नींद आ जाती थी, मैं गहरी नींद में, और आँख खुलती तो वही सुबह में। अब इसके बाद फसल कट चुका था, अब फिर हम लोग अपने घर में, और एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और भैया अपने कमरे में थे और उनके कमरे में किसी औरत की
आवाज़ आती हुई मुझे सुनाई दी जब मैं रात को अपने कमरे से बाथरूम के लिए जा रहा था। मैं पढ़ाई करते करते न जाने कब सो गया था और इसके बाद जब बाथरूम आया तो मेरी आँख खुली और जब मैं बाहर निकला बाथरूम जाने के लिए तो भैया के कमरे के पास से और उसमें फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और किसी औरत की वो आवाज़ थी और चूड़ियाँ भी खनक रही थी। तब मुझे पक्का एहसास हो गया कि वो रात वाली ही लड़की है जो खेत में मुझे दिखाई दी थी। आखिरकार सुबह हुआ और उस टाइम तो भैया को मैं दरवाज़ा कुछ भी नहीं किया, ना किसी को बताया। लेकिन जब सुबह हुआ ना तो भैया से मैं एकांत में पूछा कि भैया आपके कमरे से औरत की आवाज़ आ रही थी, क्या वही वो लड़की थी जो रात में खेतों में मिली थी? अब भैया का तो जैसे चेहरा ही एकदम सूख सा गया था, पीला पड़ गया था। जैसे ही मैंने उनसे सवाल पूछा था डर गए थे। कहने लगे छोटे क्या तूने देखा? मैंने बोला देखा नहीं भैया, मैंने सुना उस औरत की आवाज़, उस लड़की की आवाज़। वही है ना वो लड़की जो खेतों में मिली थी। आखिरकार भैया को मानना ही पड़ा और कहने लगे कि देख छोटे, ये बात किसी से मत कहना। डरे हुए थे, खौफ में थे, नहीं तो छोटे मेरी जान चली जाएगी और इस घर में कुछ अनर्थ भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। छोटे मेरी बात को समझा कर। मैं पूछने लगा भैया कौन है ये लड़की जिसे तुम इतने खौफ में हो? अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो शादी कर लो ना, कौन मना कर रहा? माता पिता भी तो ये कह रहे हैं कि तुझे जो पसंद हो तो शादी कर ले। तो भैया क्यों नहीं कर लेते? और वो भैया जो थे खौफ में थे, कहने लगे छोटे नहीं नहीं, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, तो शांत रह, मैं मामला आप संभाल लूँगा, तो किसी से बताना मत। इसके बाद में मैं शांति रहा था। लेकिन एक रिश्तेदार मेरे मामा जी अब एक लड़की के रिश्ता लेके आए थे और लड़की बहुत ही खूबसूरत थी जो ऐसा मैंने फ़ोटो में देखा था और वो लड़की लग रही थी कि मेरे भैया के लायक है। अब भैया वही ड्रामा शुरू हो गया था, मैं शादी नहीं करूँगा। मामा जी मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मामा जी की बात भी नहीं सुन रहे थे। मैं भी वहीं था। अब मैं उस फोटो को देखकर इतना मोहित हुआ, मैं भैया से कहने लगा भैया उस लड़की से ज़्यादा ये खूबसूरत है जो आपके कमरे में आती है, तो क्यों नहीं इसे शादी करते? मेरे मुंह से आवाज़ निकलते ही अब घर में एक तरह से सन्नाटा पसर गया। मेरे मामा जी, मेरे माता पिता और भी लोग और साथ में भाई सब मेरी तरफ चौंक कर देखने लगे कि लड़का बोल क्या रहा है। जैसे अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, सब की नज़रें मेरी तरफ। पिताजी देरी नहीं किया पूछने में, छोटे कौन है लड़की? तूने बताया नहीं? तेरे भाई के साथ में कोई चक्कर चल रहा है ना? मैं अब डर चुका था, भैया की तरफ देख रहा था। भैया की आंखों में गुस्सा और खौफ भी था, डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे, गुस्से में भी थे। मैंने बोला अब छिपाना बेकार है। मैं अपने मन में सोचा, अब फिर मैं सारा बात बताने लगा। जैसे जैसे मैं खेतों वाली बात, इस घर वाली बात बताया तो जितने लोग थे वहाँ पर मामा जी के अलावा सब खौफ में आ चुके थे। अब भैया को अब वहाँ पर रुकना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो उठ कर जाना चाहते थे, लेकिन मामा जी ने रोक लिया कि नहीं, अब तो कहीं नहीं जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि तेरे साथ क्या चक्कर चला हो, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गया है और चुड़ैल ही तुझे मना कर रही है कि तू शादी मत कर, है ना ऐसा बात? अब भैया बोले तो क्या बोले, मामला ही कुछ ऐसा था। आज जब मैं चुड़ैल का नाम सुना तो मैं खुद खौफ में था कि क्या किसी चुड़ैल के साथ भैया का संबंध थे? वो खेत में जो दिखाई पड़ी थी कोई आत्मा थी, कोई चुड़ैल थी, और वो रात में जो मैंने आवाज़ सुनी थी वो वही थी। मैं सही मायने में अब डर चुका था, मैं खौफ में था। अब मामा जी आपस में पिताजी के साथ बातचीत चल रही थी। भैया अब उस जगह से जा नहीं रहे थे क्योंकि लोग जान नहीं दे रहे थे। पिताजी ने एक तरह से उनके ऊपर बंदिश लगा दिया था और मामा जी ने
कि तू अब घर से बाहर निकलेगा नहीं, जो कुछ होगा हम देख लेंगे, तू डर मत, तू हिम्मत से काम ले। इसके बाद मामा जी अकेले में ले जा कर के भैया से पूछताछ करने लगे और काफ़ी देर के बाद मामा जी आए तो उनके चेहरे पर अब सही मायने में चिंता झलक रही थी और पापा के वो भी एकांत में ले गए और न जाने क्या क्या बात हुई। जब दोनों जने पापा और मामा वापस आए तब मामा कह रहे थे कि मैं अब निकल रहा हूँ और उस तांत्रिक को लेके आता हूँ और तभी मामला हल होगा। अब उस घर में भैया रुकना नहीं चाहते थे, घर से भागना चाहते थे, लेकिन अब कहाँ भाग के जाते, पिताजी जाने ही नहीं दे रहे थे, रोक के रखे हुए थे। अब भैया जिद करने लगे तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर में तो तूफान खड़ा कर दिए, दरवाज़ा तोड़ना चाहते थे, खिड़की तोड़कर निकलना चाहते थे। अब मुझे अब सही मायने में पता लग चुका था कि उनके साथ जो संबंध था वो कोई चुड़ैल ही होगी और वो चुड़ैल अब इनके साथ में है और वही ये सब कर रही है। भैया अब इतना शरीफ थे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे और वो इतना पावर कहाँ था उनमें, वो उतना शक्ति नहीं था जिस तरह से वो कमरे के अंदर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा संभव ही नहीं था। अब मैं जान चुका था। आखिरकार शाम के वक्त मामा जी लौटे तो उनके साथ में एक अधेड़ व्यक्ति था और वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक ने सब कुछ देखा, वो कमरा भी देखा जिसमें भैया रहा करते थे और मामा जी से अब पिताजी के बीच में बातचीत हुआ। अब फिर वो बहुत सारा सामान लिखवा के दिया था, मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के कपड़ा, कई तरह का फूल, नींबू, ना जाने क्या क्या जो टोटका में इस्तेमाल होता है। अब फिर रात को वो सब पूजा शुरू हुआ था बीच आंगन में। साथ में भैया थे और वो बैठ नहीं रहे थे पूजा में, मामा जी पकड़ करके बैठे हुए थे। और अब जैसे पूजा स्टार्ट हुआ भैया को तो बेहोशी आने शुरू हो गई, वो अपने होश में ही नहीं थे, बार बार बेहोश हो जाते, आंखें एकदम अकड़ सी जाती थी जैसे वो मर चुके हैं। ऐसा ही कई बार लगता था। जब पूजा शुरू हो चुका तो अचानक हमारे जो आंगन में एक नीम का पेड़ था, हवा नहीं थी उस रात में, बिल्कुल हवा नाम का चीज़ नहीं थी, लेकिन वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अब सबकी निगाहें उस रात में उस पेड़ पर टिक गई और मामा जी अब सबको बोलने लगे कि उधर खबरदार, कोई नहीं पेड़ के ऊपर देखेगा, वो जरूर वही आत्मा है, वही लड़की है जो अब इस पेड़ पर आई हुई है, कोई भी नहीं देखेगा, या ना कोई डरने की जरूरत है, तांत्रिक बाबा है ना, सब संभाल लेंगे। और वही हुआ। पूजा पाठ जब तक चलता रहा वो पेड़, नीम का पेड़ हिलता रहा। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ संपन्न हुआ अब भैया फिर बेहोशी में चले गए थे। इसके बाद जब होश में आए, उस तांत्रिक ने होश में लाया तो बिल्कुल नॉर्मल थे और तांत्रिक कहने लगा कि इनको अभी घर से बाहर मत निकलने देना, महीना 1.5 महीना तक घर के अंदर ही रखना, कोशिश यही करना, और मैं रक्षा कवच तो देता हूँ, बांध देना, लेकिन कोशिश यही करना कि खेत में भी ना जाने पाए। वो जो शक्ति थी बहुत ही ताकतवर थी, वो एक आत्मा थी और वो आत्मा तुम्हारे बेटे को बस में कर रखा था और उसकी रात साथ में हर रात तुम्हारा लड़का बिताता था, या खेत में हो या इस घर में हो। और वो आत्मा उसी शमशान की थी जिस शमशान के बारे में बताया था कि जो हमारे खेत से कुछ ही दूरी पर था और हमारे गांव का ही वो शमशान था। तो आखिरकार वो लड़की हमारे गांव की तो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन हो सकता है बहुत पीछे की हो जिसे मैं जानता ना हो। अब भैया भी तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन जैसे भी हो उस तांत्रिक बाबा ने अब हमारी तो भला किया था और उसके बाद भैया की जो हालत थी अब सुधरने लगी थी। आखिरकार 6 महीने के बाद जब सब कुछ सही हो गया था तब मामा जी ने उसी लड़की से जो रिश्ता लेके आए थे और उसी से भैया की शादी हुई थी, वो फोटो वाली लड़की जो मुझे बेहद पसंद थी और वो हमारी भाभी बन चुकी थी। और उसके बाद कभी कभी मजाक में मैं भाभी को चिढ़ाता था कि देखो तुमसे पहले एक और मेरी भाभी थी, भैया से पूछ लो। अब भैया एकदम डर जाते थे
अब भाभी खिलखिला के हंस पड़ती थी। उनको सब कुछ मालूम था, मामा जी ने सब कुछ बता रखा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं हम कल आप नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।